अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शाहीन लीडर्स एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है ये हमने तरतीब दी है स्पेशल उन अपने अजीज़ तलबा व तालिबात के लिए, उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने प्रीवियसली अप्लाई किया था कमीशन पाकिस्तान एयरफोर्स में, जिसमें पाकिस्तान एयरफोर्स की डिफरेंट ब्रांचेस के लिए कमीशन बाकायदा एडवर्टाइज़ किया गया था। और उन ब्रांचेस में जीडीपी, इंजीनियरिंग, एडमिन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्पेशल ड्यूटीज़ ब्रांच, और इसके अलावा आईटी, एयर डिफेंस और इस तरह की अकाउंट्स ब्रांच की जो डिफरेंट कमीशन थे उनमें एप्लीकेशन इनवाइट की गई थी। और उसमें स्टूडेंट्स ने माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान से अप्लाई किया था। और अल्लाह के फजल करम से बहुत ज़्यादा एक तादाद जो कि इनिशियल टेस्ट अपने पास कर चुकी है। अब उन्हें सारे जो प्रोसेस था उनका इनिशियल टेस्ट का, मेडिकल का, एकेडमिक का, इंटरव्यूज़ का, वो सारा क्लियर करने के बाद अब उनको आईएसएसबी के फॉर्म भी मिल चुके हैं। और अभी सबसे बड़ा मसला ये है कि जो मुझे बार-बार कॉल्स आ रही हैं अपने बच्चों की, स्टूडेंट्स की, और ऑल ओवर द पाकिस्तान के, सर हमें जो हमारे पास जो एक फॉर्म है आईएसएसबी का, उसको फिलअप करने का तरीका बता दें। तो जनाब, आज मैंने आपके सामने ये एक फॉर्म, एक प्रेजेंटेशन आपके सामने रखी है, जो कि पीडीएफ फॉर्म में हमने इसको डाउनलोड किया हुआ है आपके सामने। सबसे पहले देखें, टॉप के ऊपर लिखा हुआ है पीएफ फॉर्म 492S रिवाइज 2014। आप इस पर गौर से देखें कि पाकिस्तान एयरफोर्स जब भी अपना कोई फॉर्म सिलेक्शन सेंटर पे किसी को देती है तो वो प्रॉपर ऑफिशियल फॉर्म होता है विद द मोनोग्राम ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स। और इस ऑफिशियल फॉर्म की राइट साइड के ऊपर उस फॉर्म का बाकायदा सीरियल नंबर लिखा हुआ है। ये जो आपके पास सामने नज़र आ रहा है, यहाँ पे आप अपना एक पासपोर्ट साइज़ जो फोटोग्राफ है वो आप पेस्ट करेंगे। अमूमन फोटोग्राफ जो पाकिस्तान एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट होती है वो ब्लू बैकग्राउंड के साथ होता है। और जब कभी आपसे कोई और इसका बैकग्राउंड वाइट मांगा जाए तो वाइट में बना के जाए, अदरवाइज इसका जो फोटोग्राफ का बैकग्राउंड होता है वो वाइट होता है। जी, सबसे पहले आते हैं एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। कमीशन इन दी ब्रांच, अब जिस ब्रांच के लिए बेटा आपने अप्लाई किया यहाँ पे उस ब्रांच का नाम लिखें। एडमिन है, इंडस्ट्री लिख लें, लॉजिस्टिक्स है, लॉग लिख लें, जीडीपी है, इंजीनियरिंग है, आईटी है, एजुकेशन है, लीगल है। ये जो भी ब्रांच है जिसके लिए आपने अप्लाई किया वहाँ पे आपने इसको लिख लेना है। अच्छा बेटा, एक बहुत ज़रूरी बात जो कि आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ, देखिए ये ओरिजिनल फॉर्म है आपके सामने, इसके ऊपर ब्लू किस्म की स्टैंप्स लगी हुई हैं। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि बेटा डायरेक्ट आपने इस फॉर्म को फिलअप नहीं करना। आपने करना ये है, किसी फॉर्म की एक फ़ोटोकॉपी करा लेनी है और उस फ़ोटोकॉपी को आपने पहले फिलअप करना है। और फिलअप कैंडिडेट ने खुद करना है, आपने किसी अपने बड़े से या किसी सीनियर से या टीचर से या इंस्ट्रक्टर से या गाइड से आपने इसको फिलअप नहीं करवाना। बिकॉज़ आप में ज़रा कॉन्फिडेंस लेवल आएगा और आपकी जो एक राइटिंग का जो एक्सप्रेशंस है वो भी एयरफोर्स के सामने जाएगा कि आपकी हैंडराइटिंग कैसी है। तो लिहाजा आपने अपनी हैंडराइटिंग में इसको लिखना है। और मेरे ख्याल में एक इंस्ट्रक्शन भी नीचे मौजूद है, वो कहीं मेरी नज़र से गुजरी है, फिर भी मैं आपको बता दूंगा। आप इसकी फोटोकॉपी करा लें, डायरेक्ट से आप इसको फिलअप न करें। अगर इसमें कोई मिस्टेक आपसे हो गई तो आप कटिंग करेंगे, रबिंग करेंगे तो फॉर्म ख़राब होगा और इस तरह आपका कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल हो सकता है, गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से या बार बार कटिंग की वजह से। सबसे बेहतर मशवरा ये है कि इसकी फ़ोटोकॉपी करवा लें, ताकि उस फ़ोटोकॉपी की मदद से आप आसानी से इसको फिलअप कर सकेंगे। पहले फ़ोटोकॉपी को आप अपना फिलअप कर लें, बाद में वही जो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है आप इसी मेन फॉर्म के ऊपर उतार दें। चलें जी, हम प्रोसीड करते हैं। इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखें जी, कैंडिडेट्स रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर चल रहा है यहाँ पे आपने लिखना है अलॉटेड एट द सिलेक्शन सेंटर, जो कि आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे अलॉट हुआ था। देन आपने अपनी CNIC नंबर लिखना है, यहाँ पे जो भी आपका CNIC नंबर है 37101, उसके अलावा जितने भी हैं, और आपने यहाँ पे बाकायदा से उसको लिख लेना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है जी, विदाउट डैशेस गलबन जी लिखना पड़ेगा आपको, और अगर डैशेस हों तो वो एक्सीड कर जाएंगे आपके जो खाने हैं, लेकिन इसको विदाउट डैशेस लिखें ताकि आपका अपना एक्यूरेट CNIC को देख कर आपने लिखना है जी। इंस्ट्रक्शंस में इंपॉर्टेंट ए पार्ट में लिखा हुआ दिस फॉर्म इज टू बी कंप्लीटेड इन एप्लीकेंट्स ओन हैंड राइटिंग, नो कॉलम इज टू बी लेफ्ट ब्लैंक। जी देखिए, वही बात आ गई ना कि आपने इसको अपनी हैंड राइटिंग में फिलअप करना है और कोई भी कॉलम आपने इसका खाली नहीं छोड़ना। इफ एनी कॉलम इज नॉट एप्लीकेबल इंसर्ट NA। देखें जी, कोई कॉलम आपसे रिलेटेड नहीं है, आपसे मुतल्लिका नहीं है, तो आप उसके सामने क्या लिखें, नॉट एप्लीकेबल। बी में लिखें इन केस यू फेल टू प्रोवाइड करेक्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग योर प्रीवियस कैंडिडेचर फॉर कमीशनिंग आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, योर कैंडिडेचर विल बी कैंसल्ड। जी, एक सख्त वार्निंग आपको ये दी गई है कि अगर कुछ बच्चे या बच्चियां, कुछ स्टूडेंट्स, कैंडिडेट्स जिन्होंने प्रीवियसली अप्लाई किया था कमीशन के लिए पाकिस्तान आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में,
और वो कहीं रिकमेंड हुई है, नॉट रिकमेंड हुई है, फेल हुई है, अनफिट हुई है, या जो भी उनका रिजल्ट है, और वो अभी कंसील कर रहे हैं, यहाँ पे छुपा रहे हैं, इस फॉर्म के अंदर बता नहीं रहे। अगर कोई ऐसा बच्चा करेगा तो ये गलती करेगा। बेटा देखें, झूठ नहीं बोलना आपने। अगर आपने पहले अपीयर हुई हैं टेस्ट में तो आप ज़रूर अपने टेस्ट के बारे में बताएं, अपने रिजल्ट के बारे में बताएं कि जनाब मैं स्क्रीन आउट हो गया था, मैं नॉट रिकमेंड हो गया था, या मैं रिकमेंड हो गया था, या मेडिकल इनफिट हो गया था, या मैं फाइनल मेरिट में कहीं फॉल नहीं किया था। जो भी आपके पास रिजल्ट है वो आप प्रॉपरली मेंशन करें। जी, नेक्स्ट सी ऑप्शन है, GHQ एयर हेडक्वार्टर रिजर्व द राइट्स ऑफ रिजेक्टिंग दिस एप्लीकेशन एट एनी स्टेज विदाउट असाइनिंग एनी रीजन। जी देखें जी, और एयर हेडक्वार्टर के पास, GHQ के पास ये पूरा राइट है, और वो ये राइट रिजर्व करते हैं कि आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दें किसी भी स्टेज के ऊपर विदाउट असाइनिंग एनी रीजन, बगैर कोई वजह बताए। देखें जी, उनका अपना एक प्रोग्रेटिव है, उनका अपना एक राइट है जो यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे हैं इसी सी पैराग्राफ के अंदर। जी, लेट्स प्रोसीड टू द सीरियल नंबर 1। नेम इन फुल ब्लॉक कैपिटल्स एज पर मैट्रिक इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट। जी देखिए जी, जो आपका नाम मैट्रिक की सनद के ऊपर है, एक्यूरेट 19 स्पेलिंग के अंदर आपने कैपिटल लेटर में यहाँ पे लिखना है अपना नाम कंप्लीट। जैसे मोहम्मद नासिर खान जो भी आपका नाम है, या मोहम्मद ओवैस खान, या जो भी आपका नाम है, तो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। आगे आप अपने फादर का नाम लिखेंगे, ठीक है जी, फादर का नाम यहाँ पे मेंशन कर दें। जो भी आपका नाम है, अपने फादर का नाम है, यहाँ पे आप बाकायदा से कैपिटल लेटर में मेंशन करें। और फादर का ऑक्यूपेशन, अगर आपके वालिद साहब पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स, नेवी कहीं पे सर्विंग है तो आप लिखें जी PAF सर्विंग एज ए कमीशन ऑफिसर, PF सर्विंग एज ए जूनियर कमीशन ऑफिसर्स, एज ए सिविलियन, एज ए एयरमैन। ठीक है, जो भी उनका ऑक्यूपेशन है वो आपने लिखना है। खा वो लैंडलॉर्ड है, खा वो बिजनेसमैन है, खा वो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, टीचर हैं, ये जो भी हैं, वहाँ पे आपने अपना जो प्रॉपर ऑक्यूपेशन है फादर का वो आपने मेंशन करना है। नेक्स्ट कॉलम नंबर 3 पे चलते हैं जी। कॉलम नंबर 3 में प्रोविंस ऑफ डोमिसाइल इन विच परमानेंटली सेटल्ड, जिस सूबे में आप रह रहे हैं यहाँ पे लिखेंगे पंजाब के रहने वाले, तो यहाँ पे कैपिटल लेटर में पंजाब पाकिस्तान लिख दें। यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा लिख सकते हैं, यहाँ पे आप सिंध लिख सकते हैं। अगर आप बलूचिस्तान से तल्लुक़ रखते हैं तो यहाँ पे बलूचिस्तान लिखें। अगर आपका तल्लुक़ गिलगित बल्तिस्तान से है, आज़ाद जम्मू कश्मीर से है, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जी, नेक्स्ट डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग टू मैट्रिक इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट। जी, दूसरे जो कॉलम नंबर 4 है इसमें आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, और जो मैट्रिक की सनद के ऊपर या आपने इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट बनवाया हुआ है उसका कोई मुसावी सर्टिफिकेट है मैट्रिक का, तो उसके मुताबिक आपने अपनी तारीख पैदाइश लिखनी है। एज एज ऑन कमेंसिंग ऑन कोर्स ऑफ कोर्स 9 अप्रैल 2023। जी देखिए बेटा, एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आज की जो डेट हो गई है, आज की डेट है 10 अक्टूबर 9 अक्टूबर 2022। तो आपकी डेट यानी कि 9 अप्रैल सन 2023 तक आपकी डेट कितनी, उस वक्त तक आपने अपनी डेट काउंट करनी है। आपने लिख लेने हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ को आप नीचे लिखें, और 9 अप्रैल 2023 को ऊपर लिखें, उसमें से माइनस करें। नीचे आपकी ईयर्स भी निकल आएंगे, मंथ्स भी निकल आएंगे, और यहाँ पे डेज निकल आएंगे। जी, आगे हम देखते हैं इस डब्बे के अंदर क्या लिखा है। टू बी कंप्लीटेड एट इंफॉर्मेशन एंड सिलेक्शन सेंटर एयर हेडक्वार्टर ओनली। जनाब आपने इधर नहीं छेड़ना, इधर आपका कोई काम नहीं है, ये एयर हेडक्वार्टर के इस्तेमाल के लिए। सर्टिफाइड दैट द डेट ऑफ बर्थ नेम इंडिकेटेड बाय द कैंडिडेट हैज बीन चेक्ड अगेंस्ट हिज मैट्रिक इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट्स आल्सो फाउंड टू बी करेक्ट। ये उनका अपना काम है, प्लीज आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, उसको आपने बिल्कुल भी कोई क्रॉस क्रॉस नहीं करना। जी, नेक्स्ट आ जाएं। फॉर यूज एट GHQ, अगर जो लोग ISSB अप्लाई कर रहे हैं PMA के लिए, तो उनका GHQ के ऊपर ये कुछ डिटेल लिखी जाएंगी। सही है, अपीयर्ड ISSB PA4, ठीक है, ये उनका अपना इस्तेमाल है, ऑफिशियल पर्पज़ है। DWG टैग चेक बाई, यहाँ पे उनकी ब्रांच हैं, वो सारा चेक करेंगे। अगर आपके पास कोई उनकी आपकी कोई कैंडिडेचर मौजूद है, रिकॉर्ड मौजूद है, तो वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। लिहाजा आपको इनको छेड़ने की जरूरत नहीं है। जी, आगे हम देखते हैं ये नीली स्टैम्प के अंदर कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। एनी रिलेटिव सर्विंग एट ISSB, सर्विस नंबर, रैंक, नेम, प्लेस ऑफ ISSB, रिलेशनशिप विद द कैंडिडेट। जी, यहाँ पे आपने लिखना है अगर आपके कोई रिलेटिव हैं, हाँ वो आर्मी ऑफिसर हैं, नेवी हैं, या एयरफोर्स के हैं, या कोई आपके जानने वाले हैं, ठीक है, रिलेटिव जो आपके रिश्तेदार हैं, आपके रिलेटिव हैं, और ISSB में जॉब कर रहे हैं, किसी भी ISSB कोहाट में, क्वेटा में, कराची जो मलीर कैंट के अंदर है, और ISSB गुजरावाला में, तो उनका यहाँ पे आप नाम लिखें, उनका रैंक लिखें, उनका सर्विस नंबर, पाक नंबर जो आर्मी नंबर होता है, नेवी नंबर होता है, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं।
प्लेस ऑफ ISSB में लिख सकते हैं ISSB क्वाड में वो सर्विस कर रहे हैं, ISSB जनाब मलीर कैंट में कर रहे हैं, ISSB क्वेटा कर रहे हैं, ISSB गुजरावाला कर रहे हैं। अगर नहीं है तो आप इसको नील कर दें, यहाँ पे नील कर दें, यहाँ पे नील कर दें, ठीक है। और अगर वहाँ पे हैं फॉर एग्जांपल कुछ लोगों के पेरेंट्स भी सर्विस कर रहे होते हैं, रिलेटिव बड़े भाई कर रहे होते हैं, तो वो वहाँ पे अपनी सारी डिटेल मेंशन कर सकते हैं। अगर आपका नहीं है तो आप इसको नॉट एप्लीकेबल करें जी। फॉर यूज एज एट ISSB, ये ISSB के ऊपर आप इसका इस्तेमाल करेंगे। एज कन्फर्मेशन जी, एज कन्फर्मेशन में आप यहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे, ये खुद ISSB वाले करेंगे। आपका ये सारी डिटेल वो खुद लिखेंगे, प्रेसिडेंट इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, बैच आइडेंटिटी नंबर और रिजल्ट वगैरह, लिहाजा आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं करना। नेक्स्ट वेरिफिकेशन फॉर यूज एट GHQ, ये भी GHQ के ऊपर ये सारे कॉलम ISSB के बैच, इसके साथ आपका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। अब आ जाते हैं हम पेज नंबर 2 के ऊपर, पर्सनल इंफॉर्मेशन के ऊपर। सीरियल नंबर 9 में लिखेंगे प्लेस ऑफ बर्थ, विलेज, सिटी, जिस गांव में जिस शहर में आप पैदा हुई है, जिस जिले में आप पैदा हुई है, जिस सूबे में आप पैदा हुई है, उनका नाम आप कैपिटल लेटर में लिखेंगे जी। नंबर 10 पे रिलीजन, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, कादियानी, अहमदी, हिंदू, पारसी, एनी अदर, ठीक है जी। देखें जी जिस भी मज़हब के साथ आपका तल्लुक है, अगर आप इस्लाम से तल्लुक रखते हैं तो आप इस्लाम लिखें, अगर आप क्रिश्चियन हैं तो यहाँ पे आप क्रिश्चियन लिखें, ठीक है। कादियानी अहमदी हैं तो आप लिखें यहाँ पे, यानी अदर हैं, जिस तरह हिंदू भी एयरफोर्स आर्मी नेवी में भी सर्विस कर रहे हैं, ठीक है। और चूंकि जो पाकिस्तानी सिटीजन्स हैं उनको ये अलाउ है, आइन उनको अलाउ करता है कि वो भी सर्विस करें, ठीक है। अगर सिख हैं तो वो भी लिख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे सेक्ट, सेक्ट क्या होती है कि आप किस मसलक के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। मसलक आपका सेक्ट के अंदर आप लिखेंगे कि आप सुन्नी हैं, शिया हैं, ठीक है। फर्दर इसके अंदर मसलक आ जाते हैं, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सुन्नी हैं, शिया हैं, अहले हदीस हैं, देवबंदी हैं, बरेलवी हैं, तो वो भी अगर पूछा गया होता यहाँ पे तो तब लिखते। अदरवाइज आप यहाँ पे सुन्नी लिखें, शिया लिखें, या कुछ भी आप मेंशन कर सकते हैं, जो भी आपकी सेक्ट हो। आगे कास्ट, कास्ट क्या है? ये आपकी कौम है, आपकी ज़ात है। आप आवान हैं, आप राजपूत हैं, चौधरी हैं, जिस सैयद हैं, जिस फैमिली से भी आप बिलोंग करते हैं, यहाँ पे आप अपनी कास्ट लिखेंगे। आगे जी 11 नंबर पे मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन जी। मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन आपकी शनाख्ती अलामत, आपके कोई बाजू के ऊपर जख्म का निशान है, हाथ के ऊपर जख्म का निशान है, आपके माथे पे तिल है, नाक के ऊपर तिल है, आपके कहीं चीक की राइट साइड पे, फेस के लेफ्ट या राइट के ऊपर कोई कट का निशान है, या कोई वहाँ पे कोई ब्लैक मोल है, तो वहाँ पे आप मेंशन कर देंगे। और अमूमन शनाख्ती कार्ड के ऊपर भी आपकी ये शनाख्ती अलामत लिखी होती है, और ये शनाख्ती अलामत होनी चाहिए कि अल्लाह ना करे 100 बंदे के साथ हादसात होते हैं, मसाइल होते हैं, तो ये बंदे की आइडेंटिफिकेशन पर्पज़ के लिए होती है। अगले हम डिटेल्स ऑफ एजुकेशन सीरियल नंबर 12 की तरफ मूव करते हैं। डिटेल्स ऑफ एजुकेशन आप देंगे, मैट्रिक, आपने मैट्रिक किस डिवीजन में ग्रेड में पास किया मेंशन कर दें यहाँ पे। सब्जेक्ट आर्ट्स हैं, साइंस हैं, जो भी है आपके, फ्राम किस सन से लेकर किस सन तक आपने 2 साल पढ़ा होगा मैट्रिक ज़ाहिर है, और अपने स्कूल का नाम या कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे मेंशन कर देंगे जहाँ से आप पढ़ते रहें। सेम BSc के बारे में, FSc के बारे में, MSc के बारे में, एनी अदर, ठीक है। यहाँ डिवीजन में आप या डिवीजन लिख दें, फर्स्ट या सेकंड या थर्ड जो भी है, और ग्रेड में आपका स्लैश करके ABC साथ लिख सकते हैं, फर्स्ट ABC जो भी आपका ग्रेड है। सब्जेक्ट्स में आपका कंप्यूटर साइंसेज है, आपका प्री मेडिकल है, प्री इंजीनियरिंग है, आर्ट्स है, ये जो भी है, ICS है, वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। सीरियल नंबर 13 पे आएंगे तो देखते हैं जनाब डिटेल्स ऑफ स्पोर्ट्स जी। अब देखिए बेटा, आपने कोई स्पोर्ट्स खेली हैं या खेलते हैं तो उनका आपने जिक्र यहाँ पे करना है। यहाँ पे क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, यहाँ पे एथलेटिक्स है, ये जो भी आप स्पोर्ट्स करते हैं वो भी आप यहाँ मेंशन करें, ठीक है। और जिस स्कूल में आप खेलते रहे स्कूल का नाम लिख सकते हैं, किस सन से लेकर किस सन तक आप खेलते रहे, और स्पोर्ट्स कलर हेल्ड, और अगर आप कहीं कोई ज़िला लेवल पे आपने पोजीशन ली है, तहसील लेवल पे ली है, पाकिस्तान लेवल पे ली है, तो यहाँ पे पोजीशन अपनी स्पोर्ट्स का जो कलर है, यानी कि जो पोजीशन आपने ली है, वहाँ पे आप लिख सकते हैं कि आप पाकिस्तान कलर हैं, आप नेशनल कलर हैं, आप जनाब सूबे के ऊपर आपने फर्स्ट पोजीशन ली है, आपने तहसील पे ली है, ज़िले पे ली है, या पूरे पाकिस्तान में ली है, ठीक है। तो यहाँ पे आप मेंशन कर दें। नेक्स्ट आ जाता है आपका हॉबीज़। हॉबीज़ क्या है? आपके मशगले, आप जो फ्री टाइम होता है स्टडीज़ से हट के, बाकी जो आपका टाइम होता है वो कौन कौन से आप जो अच्छे अच्छे मशगले हैं आप यहाँ पे मेंशन कर दें। जो भी हॉबीज़ हैं आपके, जो हॉबीज़ आप करते हैं प्रॉपर्ली उनको लिखें, और जो हॉबीज़ आप नहीं करते, गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना बेटा, अगर गलत इन्फॉर्मेशन देंगे तो आपसे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जी। सीरियल नंबर सॉरी 14 पे आ जाते हैं, दैट इज एड्रेस, प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस इन फुल ब्लॉक कैपिटल। यहाँ पे आपने अपने घर का एड्रेस, जहाँ पे आपको खत वसूल हो जाए, रजिस्ट्री वसूल हो जाए, पोस्टल एड्रेस आप लिख सकते हैं यहाँ पे।
या आपके दुकान का पता है, घर का पता है, किसी रिलेटिव का है, मोहल्ले का है, जहाँ पे आपकी डाक आसानी से पहुंच सकती है, वो एड्रेस दें। ठीक है। और टेलीफोन नंबर की जगह पे मोबाइल नंबर आप दे सकते हैं, या घर पे पिटिशन लिखा हुआ है तो आप पिटिशन नंबर भी लिख सकते हैं यहाँ पे। आगे है जी परमानेंट एड्रेस। परमानेंट आप कहाँ के रहने वाले हैं, ये है मुस्तकिल पता, ये आपका आर्जी पता, पोस्टल पता। कुछ लोगों के दोनों पते सेम होते हैं, परमानेंट भी सेम होते हैं, पोस्टल भी सेम होते हैं, तो वहाँ यहाँ पे वही एड्रेस लिखें जो इधर लिखा हुआ है उनका। अगर डिफरेंट है तो परमानेंट आप डिफरेंट लिखें और ये आप डिफरेंट लिखें। सीरियल नंबर 15 में आए बेटा, देखें नेशनैलिटी। नेशनैलिटी के बारे में कि आपकी शहरियत क्या है, आप प्रेजेंट हैं, ड्यूअल हैं या पास्ट है। तो सबसे पहले, इफ़ द नेशनैलिटी ऑफ योर पेरेंट्स इज वाज द अदर देन पाकिस्तानी बाय बर्थ देन द स्टेट, तो आपने ये बता देना है कि अगर आपके वालदैन हिजरत करके आई हुई हैं पाकिस्तान के अंदर, ठीक है जी, तो वहाँ पे उनकी सारी डिटेल आप दें। अगर नहीं हिजरत करके आए तो आप इसको नील कर दें, नॉट एप्लीकेबल कर दें, नॉट एप्लीकेबल कर दें, ठीक है। और अगर आपसे ये रिलेटेड कॉलम नहीं है तो आप इनको NA कर दें। नेक्स्ट आ जाए सीरियल नंबर 16 के ऊपर। सीरियल नंबर 16 में आपसे पूछा जा रहा है प्रीवियस कैंडिडेचर, कि आपने 6 महीने पहले, 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले को ISSB का इम्तिहान दिए, तो फिर आपने वही बताना है। डिड यू एवर अप्लाई प्रीवियसली फॉर अ कमीशन इन पाकिस्तान आर्मी, नेवी और एयरफोर्स? इफ यस राइट कोर्स नंबर्स बिलो। अगर बेटा आपने अप्लाई नहीं किया तो नो के ऊपर टिक करें, यस को आप क्रॉस कर दें। अगर आपने अप्लाई किया तो यस पे टिक करें, नो को क्रॉस कर दें, और नीचे अपना वहाँ का जो PMA नंबर है, बैच नंबर है, वहाँ का जो चेस्ट नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और आगे आपका रिजल्ट था, रिकमेंडेड, डेफर्ड, नॉट रिकमेंडेड, मेडिकली अनफिट वगैरह जो भी था आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। बी पार्ट पे आप लिखेंगे वेयर वर यू एवर टेस्टेड इंटरव्यूड बाय द इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड ISB, इफ यस मस्ट गिव द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल। अगर आपने नहीं दिया पहले ISB का तो फिर नो कर दें, अगर दिया हुआ है तो यस करें, और फिर नीचे आप क्या इन्फॉर्मेशन देनी है जो भी आपने टेस्ट दी ISSB के ऊपर। डेट ऑफ अपेयरेंस क्या थी ISSB पे, यहाँ पे आप लिखेंगे। कोर्स फॉर विच टेस्टेड, आप PMA के लिए गए थे, GDP के लिए थे, या PN कैडेट के लिए गए थे, या एयरफोर्स के कमीशन के लिए गए थे, या आप नॉन GD के लिए गए थे, या जिस कमीशन के लिए भी आपने अप्लाई किया था उसकी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। बैच कौन सा था, चेस्ट नंबर कौन सा था, ये आप लिख लेंगे नीचे। ISSB रिजल्ट आपका रिकमेंडेड था, नॉट रिकमेंडेड था, डेफर्ड थे आप, या आप क्या आपका रिजल्ट था वो नीचे आप इधर मेंशन करेंगे। एक दफ़ा गए तो एक लाइन पे, 2 दफ़ा गए तो दूसरी लाइन पे, 3 दफ़ा गए तो तीसरी लाइन पे आपने मेंशन कर रहे हैं। और रिमार्क्स में आपने क्या लिखना है, रिमार्क्स में आप वहाँ पे रिकमेंड हो गए थे, सिलेक्ट हो गए थे, आपका फाइनल, आपका क्या वहाँ पे फाइनल फेट क्या हुई थी वो आपने लिखनी है। सी नंबर ऑप्शन में देखें, हैव यू एवर बीन टेस्टेड बाय आर्मी, नेवी और एयरफोर्स मेडिकल बोर्ड, इफ यस देन गिव द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल। हाँ जी, आप प्रीवियसली ISB गए थे लेकिन आपका मेडिकल का इशू बना था जिसकी वजह से आपका मेडिकल बोर्ड कंडक्ट हुआ था, और अगर कंडक्ट हुआ है तो यस करें और नीचे उसकी सारी डिटेल देंगे। मेडिकल टेस्ट डेट बताएं, बता दें, नेम ऑफ द मेडिकल बोर्ड बता दें, कोर्स फॉर विच मेडिकल रिजल्ट क्या आया था, अपील मेडिकल बोर्ड में उनका आपका क्या रिजल्ट आया था और रिमार्क्स क्या आया था। अगर नहीं है तो नो करें, और सिंपल इसको स्लैश करके नॉट एप्लीकेबल करके एक लंबा क्रॉस लगा के दरमियान में N/A लिख देंगे, तो ये बात यहाँ पे खत्म हो जाएगी। डी ऑप्शन में आ जाएं, इफ यू हैव बीन डिक्लेयर्ड परमानेंटली मेडिकली अनफिट बाय आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इफ यस देन गिव दी डिटेल्स बिलो। अगर आपको आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की बोर्ड ने मेडिकली अनफिट किया है तो यहाँ पे यस लिखें और नीचे डिटेल लिख दें किस किस वजह से आपको अनफिट किया था, ठीक है। और अगर नो किए तो यहाँ पे ठीक है नो कर दे, और बाकी ये वाले जो दोनों लाइनें इस पे एक हल्की सी लाइन लगा के दरमियान में N/A कर दे और स्लैश लगा दें आगे कि नॉट अप्लीकेबल है आपके लिए। E paragraph, if you ever been admitted to Pakistan Army, Navy, Air Force training institutions, if yes, then give the following information, otherwise not applicable. पहले आप सारे फिट भी हो गए थे, रेकमेंड भी हो गए थे, और ड्यूरिंग ट्रेनिंग जो आपने ट्रेनिंग ली है पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की जो अकेडमीज हैं उनसे आपने ट्रेनिंग ली है, तो यहाँ पे आपने मेंशन कर रहे हैं। अगर आप सिलेक्ट होके गए हों, आपने पाकिस्तान नेवल अकेडमी ज्वाइन की है, कराची के अंदर ट्रेनिंग अकेडमी है जो कि उनके मिनोड़ा में है, वाक़ है वहाँ पे, अगर वो आपने ज्वाइन की हुई है और वहाँ से कहीं आपका कोई इशू बना है तो वहाँ पे अपनी डिटेल लिख दें सारी। और अगर आप पाकिस्तान एयरफोर्स असगर खान अकेडमी रिसालपुर में गए हैं तो उसकी भी डिटेल आप लिख सकते हैं। अगर PMA काकूल ऑलरेडी आप जा चुके हैं, ट्रेनिंग के दौरान आपका कोई इशू बना था, नेम ऑफ अकेडमी इंस्टीट्यूशन यहाँ मेंशन कर दें, डेट ऑफ ज्वाइनिंग कर देंगे, डेट ऑफ लीविंग, रीजन फॉर लीविंग अकेडमी इंस्टीट्यूशन, क्या वजह थी, आपने खुद छोड़ा था, डिस्चार्ज लिया था, आपने रिजाइन किया था, आपकी रिमूवल हुई थी, डिसमिसल हुई, आपकी ट्रेनिंग सीज हुई थी, आपका क्या हुआ था, यहाँ पे आपने रीजन प्रॉपरली इलेबोरेट करके लिख देनी है। पेज नंबर 4 पे आ जाएं तो आपका क्या है, मैरिटल स्टेटस जी।
कुछ लोग इसको मार्शल स्टेटस पढ़ते रहते हैं और मैं वीडियो में सुनता रहता हूँ तो मुझे बड़ी हंसी आती है, यार ये देखो इसको मार्शल बना दिया इन्होंने, मैरिटल स्टेटस। यानी कि आपका जो एक अज़दवाजी हैसियत है वो क्या है? आप शादीशुदा हैं, आप सिंगल हैं, आप रंडवे हैं, या आप वो डाइवोर्स हुई है, क्या है आपकी पोजीशन, ये आपने लिखना है। अगर आप लड़के हैं तो आप लिखें सिंगल हैं, अगर आप शादीशुदा हैं तो लिखिए जी मैं मैरिड मैरिड। अगर आप लड़की हैं तो आप शादीशुदा हैं तो मैरिड लिखें, आप गैर शादीशुदा हैं तो आप सिंगल लिखें, और अगर आप बेवा हैं तो आप यहाँ पे लिखते हैं विडो, ठीक है। और डाइवोर्स कहीं हुई है तो वो आप अपना वो मेंशन कर सकते हैं। इफ मैरिड स्टेट हस्बैंड्स इन केस ऑफ फीमेल एम्प्लॉय, जी वो कहते हैं जी इफ मैरिड स्टेट वाइफ्स हस्बैंड्स इन केस ऑफ फीमेल एम्प्लॉय, ठीक है जी। तो अगर फीमेल हैं आप तो हस्बैंड के बारे में उसकी सारी डिटेल आप बता दें, ठीक है जी। तो वहाँ पे उनका फुल नेम आ जाएगा, मेडन नेम आ जाएगा, प्लेस ऑफ बर्थ आ जाएगी, डेट एंड प्लेस ऑफ मैरिज आ जाएगी, नेशनलिटी बिफोर एंड आफ्टर मैरिज क्या थी, रिलीजन बिफोर एंड आफ्टर मैरिज क्या था, इस्लाम था या कोई और था, या पहले कुछ और थे तो इस्लाम कबूल किया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप अपने उधर देनी है, ये सारी चीज़ें देख लें। इफ़ मैरिड स्टेट वाइफ्स, ठीक है, यानी कि आपने बताना है वाइफ्स का जो हस्बैंड का सारा, इन केस ऑफ फीमेल एम्प्लॉय, अगर फीमेल एम्प्लॉय है तो उसे अपने हस्बैंड की सारी डिटेल देनी होंगी, ठीक है। और तो यहाँ पे सारी डिटेल अगर आपकी नहीं है तो आप सिंपल एक लाइन लगाएं और नीचे नॉट अप्लीकेबल लिख के इसको फिनिश करें यहाँ पे। अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों की तफसीलात लिखें, बेटे बेटियाँ, ठीक है। यहाँ पे नेम की जगह पे बच्चे का नाम आ जाएगा, सेक्स की जगह पे आ जाएगा मेल या फीमेल जो भी है, डेट ऑफ बर्थ बच्चे की लिख देंगे, प्लेस ऑफ बर्थ जहाँ पे भी आपका बच्चा पैदा हुआ है वो आप वहाँ पे मेंशन कर देंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट ऑफ किन। नेक्स्ट ऑफ किन क्या होता है बेटा? देखिए अगर आप ये कहते हैं आपका जो वारिस है, वारिस उसको कहा जाता है नेक्स्ट ऑफ किन। नेक्स्ट ऑफ किन, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपका मियाँ है जो हस्बैंड है वो आपका नेक्स्ट ऑफ किन है। अगर आप गैर शादीशुदा है तो आप लड़के हैं या लड़की हैं, आपका वारिस आपका फादर है, ठीक है। अगर आपके फादर अल्लाह ना करे नहीं है तो आपकी फिर मदर आपकी वारिस हैं, तो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। अगर वो भी नहीं है, अनफॉर्चुनेटली फादर भी नहीं है, तो फिर आपके जो बड़े भाई हैं या जो बड़ी बहन हैं जो कि घर पे हैं आपके पास, या आपके अंकल हैं, जो भी आपके सरपरस्त हैं, फिर नेक्स्ट ऑफ किन आप उनको लिखेंगे, उनका नाम लिखेंगे, उनके साथ आपका रिश्ता क्या है और उनके जो एड्रेसेस हैं वो आप यहाँ पे बाकायदा से मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट, हैव यू एवर सर्व्ड और स्टिल सर्विंग पाकिस्तान आर्मी, नेवी और एयरफोर्स? तो यहाँ पे देखें जी, अगर आप सर्व कर चुके हैं पहले, ऑलरेडी आपने कहीं पाकिस्तान एयरफोर्स में, आर्मी या नेवी में कहीं सर्व किया है, तो यहाँ पे आप अपनी सारी डिटेल बता देंगे। सारी डिटेल बताने के लिए नीचे कॉलम्स दिए गए हैं, कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी और कॉलम डी, और कॉलम ई और कॉलम एफ के अंदर आपने सारी अपनी जो डिटेल है वो आपने बता देनी है। सीरियल नंबर 19 पे देखें, हैव यू सर्व्ड और स्टिल सर्विंग इन पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान एयरफोर्स? पहले आपने कोई सर्विस की है या कर रहे हैं, या आपके पास क्या रिकॉर्ड है? इफ यस प्लीज गिव दी डिटेल्स। पहले कहीं आपने सर्विस की है तो आप सर्विस का रिकॉर्ड का, एनरोलमेंट का यहाँ पे आप लिखेंगे नंबर अपना, डेट ऑफ एनरोलमेंट, कब आपकी एनरोलमेंट हुई थी या कमीशनिंग हुई थी, सर्विस नंबर क्या मिला था आपको, रैंक उस वक्त और अपॉइंटमेंट और डेट्स क्या थी आपकी, सर्विस कोर्सेज कंप्लीटेड विद द डेट्स आप सारी लिखेंगे। एंड इफ यू हैव लेफ्ट द आर्म फोर्सेज गिव द डेट, रीजन अटैच विद द डिस्चार्ज सर्टिफिकेट ओरिजिनल, जी। और अगर आप वहाँ से डिस्चार्ज हो गए तो अपना जो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट है ओरिजिनल यहाँ पे अटैच करें। अगर आप ये सारी चीज़ें एफ तक मुतलका नहीं है, सिंपल एक लंबी सी ये लाइन यहाँ पे लगाएं, यहाँ पे लिखें नॉट एप्लीकेबल और इसको क्रॉस करके ख़त्म कर दें। जी 20 नंबर सीरियल है, हैव यू सर्व्ड और स्टिल सर्विंग इन एनी सिविल डिपार्टमेंट? इफ यस प्लीज अटैच ब्रीफ डिटेल्स इंक्लूडिंग द अपॉइंटमेंट एंड द लास्ट पे ड्रॉन। यहाँ पे अगर आप कर रहे हैं यस करें, नहीं कर रहे तो फिर आप नो कर दें। और इसमें जनाब आपने अगर सर्विस सिविल की कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, तो सिविल डिपार्टमेंट की डिटेल आप अपनी साथ अटैच कर देंगे। वर यू एवर डिबार्ड फ्रॉम द फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट either generally in the government service or in any particular department? If yes please attach the details with the dates and other dates in the original। अगर आप किसी पहले डिपार्टमेंट में कहीं सर्विस कर रहे थे और आपको डिबार कर दिया गया था, वहां से निकाल दिया गया था, तो उसकी डिटेल भी आपने बतानी है। अगर यस है तो यस पे क्लिक करें, नो है तो नो करें, ठीक है जी। पहले सर्विस नहीं की, कोई ऐसा इशू नहीं हुआ, तो आप नो पे क्लिक करें। आप सीरियल नंबर 22 है, 22 में कहते हैं वर यू एवर इन्वॉल्व इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ? इफ यस अटैच्ड ए ब्रीफ अकाउंट, जी।
अगर आपके ऊपर किसी किस्म की कोई एफआईआर कटी है, कोई आपके ऊपर केस चलता रहा है सिविल की कोर्ट्स के अंदर, कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर, ठीक है, आपकी जो तहसील कचहरी है उसके अंदर, जिला कचहरी के अंदर, एफआईए के अंदर, या कहीं भी आपके खिलाफ किसी कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर कोई प्रोसीडिंग चली है, कोई केस चला है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग, तो उनकी डिटेल और रिकॉर्ड आप लगाएं, ठीक है। और ऐसी अगर कोई सूरत में नहीं है तो फिर तो आप नो करें, ठीक है। अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड हुआ और आपके खिलाफ कोई एलिगेशन लगी हुई और प्रूव हो गए और ये चीज़ें लगाई, तो फिर तो भाई आप इस सर्विस के काबिल नहीं हैं। सीरियल नंबर 5 पे आ जाए। पेज नंबर 5, सीरियल नंबर 23। गिव नेम्स फुल एड्रेसेस ऑफ 2 जेंटलमैन, गेस्टेड ऑफिसर्स और 2 सिविलियंस। यहाँ पे 2 गेस्टेड अफसर, गेस्टेड अफसर कौन सा होता है? 17 एंड अबव। हाँ, वो सिविलियन अफसर हो या 2 शरीफ आदमी हो, कोई भी अच्छे आदमी हो, नफीस इंसान हो, शरीफ आदमी हो, उनका भी आप नाम दे सकते हैं, या 2 सिविलियन का भी नाम दे सकते हैं। सिविलियन डिग्नेटरीज हु आर नॉट रिलेटेड टू यू, जो कि आपसे मुतलका नहीं है, आपके रिश्तेदार नहीं है। हु कैन रिपोर्ट ऑन योर करेक्टर, सोशल स्टेटस एंड फैमिली बैकग्राउंड, लेकिन वो आपके किरदार के बारे में, आप मोहल्ले में रहते हैं ना, गांव में सारे रिश्तेदार तो नहीं होते, ठीक है, आपके अपने बिरादरीदार होंगे और बिरादरी से हट के लोग भी होंगे। आपने 2 ऐसे शरीफ लोगों के नाम बताने हैं, या वो गजटेड अफसर हों, अगर गजटेड अफसर नहीं है तो आम सिविलियन के भी आप नाम बता सकते हैं, ठीक है। कोई वहाँ का चेयरमैन है, यूनियन काउंसिल का चेयरमैन है, आपके ज़िले का नाज़िम है, कोई भी आपका जानने वाला है, तहसील नाज़िम है, कोई इलाके का बड़ा है, तो उसका आप अपना नाम लिख सकते हैं, या अपने ख़ानदान में कोई बड़ा है तो उसमें लिख सकते हैं, यानी कि अपने रिलेटिव में से ना हो, ठीक है, अपने ब्लड रिलेशन में से वो ना हो। उन 2 बंदों के नाम आप लिख लें, उनका जो भी नाम है, एक्स वाई जेड है, उनका जो डिजिग्नेशन है, या कोई जॉब करते हैं, या कोई सर्विस करते हैं, या प्राइवेट पर्सन है, बिजनेसमैन है, ज़मींदार हैं, एग्रीकल्चरिस्ट हैं, टीचर हैं, जो भी हैं, और उनका जो मौजूदा पता है यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि ये जब आपकी पुलिस वेरिफिकेशन जाएगी आपके घर पे, तो उन लोगों से मिला जाएगा और आपके करेक्टर के बारे में और सोशल स्टेटस और फैमिली बैकग्राउंड के बारे में उनसे पूछा जाएगा, और वो रिटर्न रिपोर्ट फिर वापस आएगी आपकी यूनिट के अंदर, आपके डॉक्यूमेंट के साथ, वो हमेशा के लिए वो अटैच रहेगी। डिटेल्स ऑफ फैमिली, सीरियल नंबर 24, फादर। स्टेट वेदर फादर इज अलाइव और डेड, ये आपने बताना है कि आपके वाले साहब जिंदा हैं या हयात हैं, ठीक है। इफ ही इज अलाइव देन व्हाट इज हिज ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन, गिव हिज एग्जैक्ट अपॉइंटमेंट, रैंक इफ गवर्नमेंट पेंशनर से सो, एंड एग्जैक्ट डिटेल ऑफ हिज बिजनेस, एक्सप्लेनेशन सच एज गवर्नमेंट बिजनेस मैन और लैंडलॉर्ड विल नॉट बी सफिशिएंट। जी, यहाँ पे आपने अपने फादर के बारे में, उसके प्रोफेशन के बारे में, उसके रैंक अपॉइंटमेंट के बारे में, अगर वो गवर्नमेंट का पेंशनर है तो वो बताएं, एयरफोर्स के सर्विंग हैं, एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, रेंजर, पुलिस, जहाँ कहीं भी अगर वो सर्विस कर रहे हैं तो उनकी डिटेल लिखें, अगर सर्विस से रिटायर होंगे तो उनकी पूरी सर्विस की डिटेल लिखें, फिर यहाँ पे रिटायरमेंट और पेंशनर के हवाले से लिखें। आप सिर्फ ये लिख देना काफ़ी नहीं है कि वो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं जी, बिजनेसमैन है, लैंडलॉर्ड है, ये सफिशिएंट नहीं है, आपने कंप्लीट डिटेल्स देनी है सीरियल नंबर बी के अंदर। आप इसका पैरा सी देखें, इफ ही इज डेड देन व्हाट इज लास्ट एड्रेस एंड ऑक्यूपेशन, अगर वो वफात पा गए तो उनका आखिरी पता क्या था और उनका उस वक्त पेशा क्या था, क्या काम कर रहे थे। एग्जैक्ट अपॉइंटमेंट, रैंक, एग्जैक्ट डिटेल ऑफ हिज बिजनेस सो बी स्टेटेड, टू बी स्टेटेड। जी, आपने ये दुरुस्त बात लिखनी है, सच लिखना है, झूठ नहीं लिखना बेटा, इस फॉर्म में बिल्कुल किसी किस्म का आपने झूठ नहीं लिखना। Guardian's name with relationship and occupation and full and father, and give the exact appointment or exact date of the उन रैंक, और उसके बाद डिटेल ऑफ बिजनेस आपने बतानी है, और आपके कोई सरप्रस्त है तो उसका नाम भी आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है, और फादर्स गार्डियंस प्रेजेंट एड्रेस, या आपके फादर है या कोई सरप्रस्त हैं, सरप्रस्त आला हैं आपके, तो उनकी यहाँ पे एड्रेस लिख देंगे, और उनका प्रेजेंट मौजूदा पता भी लिखें, उनका परमानेंट एड्रेस भी लिखें, अगर दोनों सेम है तो वही लिख दें आप। नेक्स्ट आ जाए, नेशनलिटी प्रेजेंट ड्यूअल, आपकी मौजूदा नेशनलिटी पाकिस्तानी है या आप ड्यूअल हैं, क्या है। मदर, अब आप अपनी वालदा साहबा के बारे में डिटेल देंगे कि आप आपकी वालदा साहबा, उनका आप नाम बताएंगे, कंप्लीट फुल आप नाम बताएंगे कैपिटल लेटर में। स्टेट वेदर मदर इज अलाइव और डेड, यहाँ पे लिख सकते हैं आपकी वालदा साहबा हयात हैं तो अलाइव लिखें, डेड हैं तो डेड लिखें। ऑक्यूपेशन हाउस वाइफ है या एनी अदर है, टीचर हैं, गवर्नमेंट टीचर हैं, उसके सामने आप लिख दें हाउस वाइफ हैं, घर में काम करती हैं, घर पे रहती हैं, जॉब करती हैं, ठीक है, जो भी उनका स्टेटस है वो आप मेंशन करें। नेशनलिटी उनकी कौन सी है, वहाँ पे पाकिस्तानी है, ये जो भी नेशनलिटी है मेंशन करें। एड्रेस डिफरेंट इज फ्रॉम पैरा 18, पैरा 18 से अगर डिफरेंट है ऊपर, ये देखें ऊपर पैरा 18। जी, नेक्स्ट ऑफ किन, नेक्स्ट ऑफ किन अगर यहाँ पे डिफरेंट एड्रेस है तो फिर आप वहाँ पे भी वो अलग मेंशन करें, जिस तरह यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ मदर का, ठीक है। और फादर ना होने की सूरत में मदर आपकी यहाँ पे क्या होगी, नेक्स्ट ऑफ किन होगी। सीरियल नंबर 26, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, रियल एंड स्टेप। जी, रियल कहते हैं आपका हकीकी भाई बहन,
स्टेप कहते हैं सुतेला। वालिद साहब ने 2 शादियाँ की हैं, 3 की हैं या 4 की हैं, और उसमें से हर बीवी में से मुख्तलिफ बच्चे हैं, तो वो जो डिफरेंट आपस में बच्चे होंगे वो स्टेप होंगे, एक दूसरे के सुतेले बहन भाई होंगे। और जो एक ही माँ से बच्चे होंगे वो आपस में रियल ब्रदर्स होंगे। तो उनका सारा नाम भी मेंशन करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 जितने भी हैं बच्चे यहाँ पे, आप टू यहाँ देखें, यहाँ कितने अल्लाह आप लिख 1 2 3 4 5, ठीक है 5 6, 5 की तो है, बाकी का कोई एडिशनल पेज साथ लगा ले, अगर कोई 10 12 13 14 15 20 बच्चे हैं तो उनकी लंबी डिटेल लिखा लें। ज़्यादा शादियां हैं, कोई 4 शादियां हैं उनकी, तो वो लंबी तफसीलात अलहदा से एक पेपर साथ अटैच कर दें इसी पैटर्न को बना के, ताकि ISSB वालों को भी समझ आ जाए कि जनाब ये इतनी बड़ी फैमिली है और इनकी ये सारी डिटेल है। और ये ना हो कि जनाब आधों के आपने नाम लिखे हों, आधी फैमिली के आपने नाम न लिखे हों, तो ये भी गलत इन्फॉर्मेशन है। और ये आप इन्फॉर्मेशन कंसील करेंगे, कंसील की वजह से आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है। उनके साथ क्या रिश्ता है आपका, उनका मौजूदा ऑक्यूपेशन क्या है, स्टूडेंट हैं, वो कॉलेज गोइंग हैं, वो जॉब कर रहे हैं, जॉबियन हैं, या कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, तो आप मेंशन करें। और उनका एड्रेस क्या है वो भी आपने मेंशन करना है। सीरियल नंबर 27 पे आ जाएं। आर एनी ऑफ योर नियर रिलेटिव सर्विंग इन पाकिस्तान आर्म फोर्सेस? इफ यस गिव डिटेल्स। यस, अगर आपके सर्विंग हैं तो आप उनके नाम लिखें, उनका रैंक लिखें, उनका आर्मी नंबर लिखें, और आपके क्लोज जो रिश्तेदार हैं, नियर रिलेटिव्स की बात हो रही है, नियर रिलेटिव सर्विंग इन पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी, सिविलियन हो, कमीशन अफसर हों, एयरमैन हो, जूनियर कमीशन अफसर हों, सेलर हों, FCPOs हों, CPOs हों, या वो सूबेदार साहब हों, हवलदार हों, कप्तान हों, मेजर हों या कर्नल हों, जो भी हों, यहाँ पे उनके नाम आप बाकायदा से मेंशन कर दें, और अपने उन रिलेटिव्स के कंप्लीट रैंक डिटेल्स उनसे पूछ के आप यहाँ पे लिख दीजिए, ताकि कल उनसे भी आपके बारे में पूछा जाए तो आप की जो वेरिफिकेशन है वो मुकम्मल हो सके। नेक्स्ट डिक्लेरेशन है। ये डिक्लेरेशन क्या है कि आप अपना एक बयान हल्फी देते हैं, आप डिक्लेयर करते हैं, आप अपना एक इकरार करते हैं। आई डू हेयर बाई डिक्लेयर दैट द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ एंड इन्फॉर्मेशन गिवन इन मी इज करेक्ट। आई रियलाइज if any information given by me this application false or incomplete, or if any of the certificates document now attached will be found to be tampered with or mutilated, or applications will be rejected and I will be liable to disciplinary actions considered necessary by Air Headquarters GHQ, and if any of the above mentioned information is discovered to be false and I am understanding training, that I will be liable to be withdrawn from the training establishment and shall be additionally requested to refund to the Pakistan's government's all expenses incurred on me। ये मुख्तसर सी बात उन्होंने की है कि अगर आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी, झूठ बोला, और आपकी सिलेक्शन फिर भी हो गई, या आपने गलत डॉक्यूमेंट दिए, झूठे डॉक्यूमेंट दिए, टेम्पर डॉक्यूमेंट दिए और मल्टीलेटेड डॉक्यूमेंट दिए, और इस तरह आप जो है क्या होगा, एक तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, दूसरा आपको सर्विस से निकाल दिया जाएगा, और तीसरी बात यह है कि जनाब जब आपको ट्रेनिंग से वहाँ से निकाला जाएगा ना, और ट्रेनिंग में जितने आपने महीने साल गुजारे हैं वहाँ पे, जितने आपके ऊपर एक महीने का 1 लाख का खर्चा हुआ है, 2 लाख का या 5 लाख का, इस हिसाब से पर मंथ जो आपके ऊपर एक्सपेंसेस होगा, मल्टीप्लाई बाई टोटल स्टे, आपसे वो रिफंड करके आपसे पैसे लेके फिर आपकी जान छोड़ी जाएगी। ठीक है, लिहाजा गलत बात नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, जो बात सच है बेटा वही आपने वहाँ पे बतानी है। अगर आप सच बोलेंगे तो आपको उसका अच्छा अजर मिलेगा, अगर झूठ बोलेंगे तो पकड़े जाएंगे। कहाँ तक झूठ बोलेंगे, एक दिन आपने पकड़े जाना है। I certify that the Pakistan government of any employees acting on this behalf shall not be held responsible for any injury sustained by me during my test and interview at ISSB Fund। अब ये देखें जी, आई सर्टिफाइड, मैं ये लिख के देता हूँ कि पाकिस्तान गवर्नमेंट और एनी अदर ऑफ द एम्प्लॉयज एक्टिंग ऑन इट इन बिहाफ शैल नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी इंजरी सस्टेन्ड बाई मी। अब ISSB के दौरान अल्लाह न करे भाई आपको हार्ट अटैक हो जाता है, आपकी डेथ हो जाती है, तो ISSB और वो जो डिपार्टमेंट है वो जिम्मेदार नहीं होगा। ठीक है, बाकी आप कहीं पे वहाँ पे इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल कर रहे हैं, आप गलत तरीके से कोई जंप लगाते हैं या कोई ऐसी आप ठीक मूवमेंट यहाँ नहीं करते और आपका टांग बाजू टूट जाता है, सर फट जाता है, तो वो आपको मेडिकल ट्रीटमेंट तो दे देंगे, लेकिन आपके इसका जो कोई फिजिकल लॉस है उसके वो जिम्मेदार नहीं है। लिहाजा आप ये सर्टिफाई करेंगे यहाँ पे। आई हेयर बाई अंडरटेक दैट आई शेल नॉट अप्लाई फॉर चेंज ऑफ आर्म वंस इंडक्टेड इन PF। जब मैं एयरफोर्स में चला जाऊँगा तो फिर मैं अपनी आर्म्स जो है वो उसको चेंज नहीं करूँगा, यानी अपनी ब्रांच को मैं चेंज नहीं करूँगा। इन केस ऑफ being granted commission in Pakistan Air Force, I swear declare that I will serve Pakistan government in a branch or department। क्या आप उसको प्रॉपरली सर्व करेंगे, ब्रांच और डिपार्टमेंट को, विच आई मे बी अपॉइंटेड और ट्रांसफर टू एनी और एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड।
और मुझे कहीं भी जहाँ कहीं भी मेरी अपॉइंटमेंट हुई मैं उसको प्रॉपरली अपना सर्व करूँगा। ये सारा सर्टिफिकेट आपने लिख के देना है, एफ और जी तक सारी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है जी। सिलेक्शन फॉर जो भी ब्रांच है जिसके लिए आपकी सिलेक्शन हुई है, नीचे सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट टू बी साइंड इन प्रेजेंस ऑफ ऑफिसर टेस्टिंग एट कॉलम नंबर 29। कॉलम नंबर 29 के ऊपर ये नीचे ऑफिसर आपको अटेस्ट भी करके देंगे, ठीक है। आपने अटेस्ट भी करवाना है, यहाँ पे आप अपने साइन कर दें, तारीख जिस दिन साइन करेंगे वो तारीख लिखेंगे। सर्टिफिकेट बाय द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज एट विच द कैंडिडेट इज अटेंडिंग और बाय ए गेस्टेड ऑफिसर सिविल और मिलिट्री। ये किसी कॉलेज में आप पढ़ते रहें तो उसके प्रिंसिपल से भी आप साइन करवा सकते हैं, आर्मी एयरफोर्स नेवी का जो कमीशन ऑफिसर है उससे करवा सकते हैं। सिविल का कोई ग्रेड 17 का, 16वें ग्रेड का नहीं भाई, 16वां ग्रेड एंड बिलो उसके साइन आपके यहाँ पे नहीं चलेंगे, 17 एंड अबव के साइन चलेंगे। गस्टेड क्लास 1, गस्टेड क्लास 1 ऑफिसर के साइन आपने करवाने हैं इसी फॉर्म के ऊपर। और इफ एम्प्लॉयड एज पर दी कॉलम 20 हु कैन सर्टिफाई, उसी कॉलम को जो कि सर्टिफाई कर सकता है उसके मुताबिक आपने प्रॉपरली उनसे अटेस्टेशन करवानी है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट आ जाएं, द फोटोग्राफ एंडोर्स्ड बाय मी और एट द एंड ऑफ दिस, यानी कि जो कि आपके फोटोग्राफ्स हैं वो भी यहाँ पे लगे होंगे। और इट इज सर्टिफाइड दैट द अबव डिक्लेरेशन वाज साइंड बाय द कैंडिडेट इन माय प्रेजेंस, और वो ये अपना साइन कर देंगे, सिग्नेचर करके देंगे और अपने ऑफिस की स्टेप लगा के देंगे जो कि आपका फॉर्म अटेस्ट करके दे रहे हैं आपको। सर्टिफिकेट बाय द हेड ऑफ डिपार्टमेंट फॉर द कैंडिडेट्स हु आर इन गवर्नमेंट और इन प्राइवेट सर्विस इन एडिशन टू द सर्टिफिकेट एट पैरा 29। पैरा 29 के अलावा जो लोग प्राइवेट डिपार्टमेंट में कहीं पे जॉब कर रहे हैं या किसी और सिविल के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कर रहे हैं तो वो भी अपने डिपार्टमेंट से यहाँ पे साइन करवाएंगे। यहाँ पे सारी डिटेल और ऑफिशियल स्टैंप लगेगी। टू बी कंप्लीटेड बाय द इंफॉर्मेशन एंड सिलेक्शन सेंटर। सीरियल नंबर 31 को भाई आपने नहीं छेड़ना, ये सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन सेंटर वाले करेंगे। ये सारी चीज़ें ABCD वाले ये सिलेक्शन सेंटर वाले करेंगे। फॉर यूज एट एयर हेडक्वार्टर लेवल, ये भी आपसे मुतल्लिका नहीं है। 32 कॉलम, इसको भी आप न छेड़ें। नेक्स्ट आ जाए, एनेक्सर्स टू PF फॉर्म 492, ये कैंडिडेट का नाम आ जाएगा, ठीक है जी। ये कौन करेगा? डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट, उन्होंने करना है, ये आपने नहीं करना। ये आपने अपनी सारी डिटेल दे देनी है, ठीक है जी। फादर नेम, अपना नेम और अपना पोस्टल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, ठीक है, प्लेस ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये सारी चीज़ें आपने अपनी बता देनी है जो कि पहले आपने वहाँ पे मेंशन की हैं। इसके अलावा खैर में जी, इसके अलावा ये आपको बता दूं क्या इस बी के ऊपर आपका पुराना जो एक्सपीरियंस है, जो आपका वहाँ पे कैंडिडेचर है, उसकी डिटेल आपने ये सारी मेंशन कर देनी है। फर्स्ट टाइम क्या हुआ था, सेकंड टाइम क्या हुआ था, थर्ड टाइम क्या हुआ था। आर यू प्रेजेंट एट आल्सो कैंडिडेट फॉर कमीशन इन, आपने अभी एयरफोर्स में तो अप्लाई किया है, क्या आपने साथ कहीं आर्मी में या नेवी में भी अप्लाई, अगर वहाँ पे अप्लाई किया तो उसकी भी डिटेल दे दें, ठीक है। वेदर एक्स इंडियन, पहले आप सबका इंडियन है तो लिखें। डेट ऑफ अराइवल का आप पाकिस्तान आए थे। नेशनलिटी अगर आपका नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल करें, अगर आपसे रिलेटेड है तो फिर आप तब डिटेल दें, ठीक है। नेशनलिटी ऑफ कैंडिडेट कौन सी है, उस वक्त कौन सी थी और अब कौन सी है। इफ यस देन नियर रिलेटिव्स इन पाकिस्तान आर्म फोर्सेस, सो गिव द ब्रीफ पार्टिकुलर्स रिलेशनशिप एंड एड्रेस। इज एनी ऑफ योर नियर रिलेटिव्स, फिर आपने अपने करीबी रिश्तेदारों के बारे में बताना है। ये जो आपका कॉलम नंबर 9 है इसके अंदर उनकी सारी डिटेल 1 2 3 4 5 जितने लोग सर्विस कर रहे हैं उनकी दें। और जो आपके नियर रिलेटिव नहीं है उनका नाम लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कैंडिडेट अपने सिग्नेचर करेगा, लेफ्ट साइड पे डेट लिखेगा, यहाँ पे प्लेस लिख देगा। पेज नंबर 11 पे जाते हैं। बिफोर सबमिटिंग द एप्लीकेशन प्लीज इंश्योर दैट यू हैव फिल्ड अप द कॉलम इन एप्लीकेशन। आपने ये इंश्योर करना है कि ये चीज़ें मैंने फिलअप कर दी हैं, ठीक है। यू हैव अटैच द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, फॉलोइंग एप्लीकेशन इसके साथ लगा दी हैं आपने। 4 copies of your photographs duly attested by the officers who signs at column number 29। जिसने कॉलम नंबर 29 पे आपके साइन किए हैं वही आपके फोटो अटेस्ट करेगा, किसी और से आपने अटेस्ट नहीं करवाने। 1 attested copy each of the मैट्रिक सर्टिफिकेट, वो भी आपने लगानी है। सिटीजनशिप सर्टिफिकेट अगर है तो वो लगा देना है। डॉक्यूमेंट्स पैरा 2021-22 में जो वहाँ पे बयान किए गए हैं वो आपने लगा देने हैं। पोस्टल एड्रेस, हाँ ये देखिए पोस्टल ऑर्डर डाहाने से ना ये 100 या 200 रुपए का एक पोस्ट ऑर्डर बनता है, वो अपना सेंटर पे चेक कर लें कॉल करके। 100 रुपए का लग रहा है आजकल का, या 200 का लग रहा है, या 300 का या 500 का, वो पोस्ट ऑर्डर आप बनवा के उसकी सारी डिटेल यहाँ पे मेंशन कर देंगे। यहाँ पे आप अपने साइन कर देंगे इस जगह पे। और नेक्स्ट बेटा आपने ये करना है एड्रेस स्लिप्स। ये जो एड्रेस स्लिप्स है ना, ये जो घर आपके इंशाल्लाह जब आप रिकमेंड होंगे तो यही आपके हाथों से लिखा हुआ पता है इंशाल्लाह आपके घर के ऊपर लेटर आएगा, उसके अंदर आपका रिकमेंडेशन का लेटर होगा या नॉट रिकमेंडेशन का लेटर होगा। अपने घर का एड्रेस यहाँ पे बाकायदा मेंशन करें, पोस्टल एड्रेस मेंशन करें, ये सारी स्लिपें आपने प्रॉपरली फिलअप करनी है।
नेक्स्ट आगे आ जाते हैं जी, कुछ और ये डिटेल है, मैं जूम कर देता हूँ, जूम इन कर देता हूँ। ब्रिंग ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स फॉर वेरिफिकेशन। जिस दिन आप सेंटर पे जाएंगे अपने फॉर्म जमा कराने, तो अपने साथ ओरिजिनल तमाम डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं ताकि आपकी वेरिफिकेशन हो वहाँ पे। 01 अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ द ईच एजुकेशन डॉक्यूमेंट, डीएमसी, सनद, डिग्रीज, एफए, एफएससी, मैट्रिक, एमबीए, तमाम के आपने अटेस्टेड साथ लेके जाने हैं। 1 अटेस्टेड कॉपी ऑफ द सेल्फ नेक्स्ट ऑफ किन फादर मदर सीएनआईसी स्मार्ट आईडी कार्ड। एक आपने अपने आईडी कार्ड, वालिद का, वालदा का, जो भी उनका है नेक्स्ट ऑफ किन का, उनका प्रॉपर्ली आपने अटेस्ट करवा के कॉपी साथ लेके जानी है। 01 अटेस्टेड कॉपी ऑफ आईएसएसबी लेटर, रिकमेंडेड नॉट रिकमेंडेड इफ एप्लीकेबल। अगर आप पहले आईएसएसबी गए हुए हैं, रिकमेंड नॉट रिकमेंड हुई है, तो आपने उस लेटर की कॉपी भी साथ लगानी है। 01 कॉपी ऑफ द वैलिड पीईसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है जी, ये होता है फॉर इंजीनियरिंग ब्रांच ओनली, ठीक है। ये पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, पीईसी, अगर वो है तो सिर्फ इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए चाहिए होगा, बाकियों के लिए इसकी जरूरत नहीं है। पोस्टल ऑर्डर 100 रुपए का लिखा हुआ है भाई, हाँ यस, वो पोस्ट ऑर्डर वाली बात आ गई। 100 रुपए का अपने पोस्ट ऑफिस से जीपीओ से बनवा के डायरेक्टर एचआरआई एयर हेडक्वार्टर पेशावर के नाम, ये 100 रुपए का आपने क्या बनवाना है, पोस्टल ऑर्डर। क्या बनवाना है, पोस्टल ऑर्डर। ये बनेगा आपके मुतलका डाकखाने या जीपीओ से, वहां से बनवा के उसकी डिटेल आपने ऊपर फॉर्म में लिख देनी है। और उसकी बैक पे आपने क्या लिखना है, बियरिंग, या उसके ऊपर नंबर, आपका नाम, नंबर, और बैक साइड पे ये सारी चीजें एड्रेस लिखी होंगी। 4 पासपोर्ट साइज तस्वीरें, एक फ्रंट से और 3 बैक से अटेस्ट होनी चाहिए। पिक्चर एंड कॉलम नंबर 29 मस्ट बी अटेस्टेड बाय द सेम गजेटेड अफसर। वही बात आ गई ना, उसी गजेटेड अफसर से जिसने सर्टिफिकेट आपने साइन करवाया वही आपके फोटो भी साइन करे, किसी और से नहीं करवाने, वरना ऑब्जेक्शन लग जाएगा। नंबर 9 नो कॉलम लेफ्ट ब्लैंक, पेज नंबर 6, 9, 11 मस्ट बेयर कैंडिडेट सिग्नेचर। कॉलम नंबर, पेज नंबर 6, 9 और 11 के ऊपर सिग्नेचर हैं स्टूडेंट के, वो होने चाहिए, कोई कॉलम खाली ना छोड़ें। डोंट फिल नंबर एंड डेटेड कॉलम एंड रजिस्टर्ड कॉलम एड्रेस स्लिप्स, ठीक है, वहाँ पे डू नॉट फिल नंबर एंड डेटेड कॉलम, रजिस्टर्ड कॉलम, एड्रेस स्लिप के ऊपर आप वो न लिखें। ISSB फॉर्म विल बी एक्सेप्टेड फ्रॉम द मेडिकली फिट टेम्परेरी वेवर कैंडिडेट ओनली, ठीक है, जो मेडिकली फिट होंगे या टेम्परेरी जिनको अनफिट की वेवर मिली हुई है उन लोगों के फॉर्म एक्सेप्ट होंगे। बिफोर सबमिशन फिटनेस मस्ट बी एंडोर्स्ड बाय द मेडिकल अफसर ऑन रजिस्ट्रेशन स्लिप। रजिस्ट्रेशन स्लिप के ऊपर आपका मेडिकल अफसर आपको फिटनेस देगा। सबमिशन टाइम क्या है जी, सुबह 8 बजे से लेकर 12:30 बजे तक है। ओनली कैंडिडेट्स विल बी अलाउड टू एंटर, सिर्फ जो कैंडिडेट हैं वही जा सकते हैं। तो बेटा ये थे सारे आपके ISSB के फॉर्म जो कि मैंने आपको बता दिया। बड़ी डिटेल से आज हमने ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन की हैं। एक दफ़ा फिर बेटा मैं आपको बता देता हूँ कि ISSB का फॉर्म फिल करने से पहले आप इसकी फ़ोटोकॉपी करवा लें। फ़ोटोकॉपी करवा लेंगे तो ये आपके लिए आसानी होगी। फ़ोटोकॉपी आप पहले से फिलअप कर लें, फिर वही इन्फॉर्मेशन आप इस अपने ओरिजिनल फॉर्म के ऊपर उतार दें। बाकी अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। आप पाकिस्तान आर्म फोर्सेस का हिस्सा बने, पाकिस्तान एयरफोर्स के शाहीन बने, मुल्क व कौम का दिफा करें, इसी में हमारी सलामती है और यही हमारा फ़ख्र है। अल्लाह पाक आपको मज़ीद आगे आने वाले ISSB के टेस्ट के अंदर कामयाबियाँ और बाकी आने वाली सर्विस में जितने भी आपके इम्तहानात हैं, आजमाइशें, अल्लाह पाक आपको कामयाबी और कामरानी दे, और अल्लाह पाक हमारे मुल्क को सदा आबाद और शाद रखे। पाकिस्तान आर्म फोर्सेस जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।